चार्ज और कांस्टेंट पोटेंशियल दोनों पे पढ़ लिया था। ब्रेकडाउन वोल्टेज पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ ली। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो। अब वैसे वाले सवाल जिसमें मान लो कि डाइलेक्ट्रिक जो है, जैसे अपन डाइलेक्ट्रिक पे बात करते हैं, जैसे अपन ऐसे वाले सवाल जिसमें जो कैपेसिटर है क्या है, उसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा हुआ है। कैसा नहीं भरा हुआ है? पूरा, कुछ पार्शली भरा हुआ है या कॉम्बिनेशंस में भरा हुआ है। वो सवालों को कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, ध्यान समझो आप। जैसे मान लो ऐसे आपका कैपेसिटर है और ये दूरी डी है, ये दूरी कितनी है? डी। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन A बाई डी, सी। बहुत बढ़िया। नहीं, सी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? सी। What is the distance between the two particles? T. आम आदमी है ना, D। तो कोई बुराई वाली बात नहीं। मान लो कि मैं इसमें एक ऐसे एक प्लेट ले लूँ, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लूँ जो ऐसा समझो कि एक पार्शली फिल्ड है। कैसा फिल्ड है? पार्शली। मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस T है। कितनी है? T। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बोलो क्लियर? मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर है, अगर ये दूरी x यहाँ पर है तो ये दूरी बची d माइनस टी माइनस एक्स। मुझे इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। क्या चाहिए? अगर मुझे इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, देन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, मान लो कि छोटा बताऊं बड़ा बताऊं या दोनों बताऊं? क्या लेवल का बताऊं? तुम्हारे लिए तो दोनों ही लेवल बहुत कम है। तुम तो ऐसे ही आते हो यार। तुम ऐसा कौन सा लेवल है जो तुम अचीव नहीं कर सकते? तो ऐसी बातें मत करा करो छोटी मोटी। तुम लोग साले नासा के साइंटिस्ट हो। नशा गलत बोल गया मैं, सॉरी। हाँ, आ जाइए इधर आइए। तो अपन एक्स टी और डी माइनस टी माइनस एक्स। अब क्या हो, जैसे मान लो हमको इसकी सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जाहिर सी बात, मान लो कि यहाँ पे चार्ज है Q। कितना है? Q। तो यहाँ कितना? अगर आपको बहुत ध्यान देखें तो यहाँ पे अगर अपन ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, यहाँ पे कुछ इंड्यूस आया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस जगह पे यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे एयर है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ध्यान से देखो तो सिग्मा बाई मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी कि क्या Q बाई A एप्सिलॉन, और यहाँ पर भी Q बाई A एप्सिलॉन। पर अगर अपन इस मटेरियल के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है K के फैक्टर से। पहले तो समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई Q बाई A एप्सिलॉन K। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो ये बात समझ में आई। ऐसा है। अब मान लेते हैं कि अगर अपन ध्यान से देखें कि इसका अगर टोटल पोटेंशियल V है, टोटल पोटेंशियल V है, तो आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक V1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर V1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक V2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक V3, तो क्या V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने लिख दिया भाई साहब, ये अपन लिख दिया, तो अपन लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो V क्या चीज़ है? टोटल। क्या चीज़? टोटल। तो लिखना चाहिए Q बाई C इक्विवेलेंट। Q बाई ऐसे अगर अपन बात करें, खैर अभी अपन उस पर और चर्चा कर लेंगे। अब आप V1 की बात करो तो V1 क्या चीज़ है? V1 असलियत में चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू x। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ भाई। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। व्हाट इज V1? क्या है? क्या E इंटू एक्स? E कितना है? हाँ, तो अपन लिख दिया, देखो तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस V2, Q बाई एप्सिलॉन K इंटू T प्लस Q बाई A एप्सिलॉन इंटू D माइनस T माइनस एक्स। कोई बुराई? चलो भाई साहब, क्या इसको लिखा जा सकता है Q बाई C इक्विवेलेंट? क्या लिखा जा सकता है? Q बाई C इक्विवेलेंट। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। क्यों 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 क्यों? मर गया? अरे हाँ ना बोल।
ध्यान से देख, तो x और इसमें भी x मर गया। अरे तुझे नहीं आया, ध्यान दे, तो ये भी x है और वो भी x है, मरा कि बच गया? तो भाई साहब ये बचा t बाई ए एप्सिलॉन ए के, एप्सिलॉन ए के है उसके साथ, इतने साल से तो कटा नहीं, अब कट जाएगा। हाँ यार, डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है भाई साहब? अगर आप सी इक्विवेलेंट के लिए देखो तो एप्सिलॉन ए कॉमन ले लो, एप्सिलॉन ए, सही तो बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मुझे लगा है तुम्हें आया नहीं आया? अरे सोच लो, ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जो पार्शियली फिल्ड है। कैसे फिल्ड है? कैसे फिल्ड है? विच इज पार्शियली फिल्ड। तो उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तुम्हें दूर दूर तक समझ? थोड़ा रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर पूरा का पूरा डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर से, मतलब कैपेसिटर डायरेक्ट्रिक से भरा हुआ होता तो क्या T की वैल्यू D होती? तो यहाँ D रखो, तो D ने D को मान D बाई के, मतलब एप्सिलॉन ए के बाई D, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसको थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं, सोच के देखो। तो ये जो मैंने सिस्टम रखा ना, इसमें कैपेसिटर में सिर्फ एक ही प्लेट थी। मान लो आप इस फॉर्मूले को पहले बहुत ध्यान से देखो ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसको ध्यान से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अरे यार, यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x इज द डिस्टेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक प्लेट फ्रॉम वन ऑफ द सर्फेसेस। उससे कोई फर्क, इधर उधर रखो, कोई दिक्कत उसमें? मुझे लगा तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? बल्कि आप बहुत ध्यान देखो तो अपने को समझ में आया। अच्छा मान लो मैं देख रहा हूँ एक प्लेट की जगह दो तीन प्लेटें, T1 K1 T2 K2 T एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो देख सी इक्विवेलेंट क्या आया, जनरलाइज, जैसे समझ में आ जाएगा तेरे को। एप्सिलॉन नॉट ए, प्रोसेस को समझना, समझ में आ जाएगा अपना। डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई बाई के आई। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, नहीं आया। अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स अगर भरे हुए होंगे तो प्रोसेस तो यही अपनाएंगे ना यार। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो आया एप्सिलॉन ए डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस टी आई बाई के। क्या तुम्हें प्रोसेस समझ आया है? क्या तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया है? मैं पूरी फील कराना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बताया। बाकी मैं एक छोटे तरीके से भी बता सकता था, उसमें सिंपली ऐसे सोचते देख कैसे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे करने पर ये तीन कैपेसिटर बन गए, C1 C2 C3। ध्यान से देख, C1 C2 सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। क्या दैट सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिस्टम जो कि ऐसे C1 C2 C3? यार मुझे लगा ही तुम्हें आया यार। C1 C2 C3, तो क्या 1/C इक्विवेलेंट आया 1/C1, और 1/C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन A बाई x। अरे भाई साहब, एप्सिलॉन प्लस C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन K A बाई T, और उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन A बाई D माइनस T माइनस x। अरे भाई हाँ ना बोल, तो C इक्विवेलेंट तो यही आएगा। मुझे लगा है तुम्हें आया। ये छोटा तरीका सोचने का, बट पूरी फील के साथ ऐसे सोचा जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या फॉर्मूला याद रहेगा? एप्सिलॉन A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, और अगर बहुत सारे हों तो एप्सिलॉन A बाई D माइनस सिग्मा ऑफ Ti प्लस सिग्मा ऑफ Ti बाई Ki। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अगर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा तो बताना, कोई खास बात बता ले। हेडिंग हेडिंग लिखो, different combinations of dielectric in capacitor, different combination of dielectric in capacitor। हेडिंग के पीछे पड़े रहेंगे, भले समझ आए नहीं आए। अब जैसे है ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सवाल है मान लो, और जैसे सवाल है इसमें क्या है ना, एक आध बार और कैसी यहाँ चीज़ें बता दो। जैसे मान लो इस सवाल में अपन ऐसे समझे कि अपन है ना, यहाँ से कोई भी जनरल दूरी ले लेते हैं ऐसे, मान लो तो कि यहाँ से कोई भी ओरिजिन ले लो और यहाँ से कोई भी दूरी जनरल x ले लो। वैसे ये भी x ले रखा है, पर चलो कोई बात नहीं, x ले लो। तो अगर अपने से दो ग्राफ बनवाए जाते हैं, समझे कैसे? अगर आपसे ग्राफ बनवाया जाए E और x का, किसका? तो सोच, क्या x दूरी तक, फिर x प्लस t और फिर x प्लस t, यानी कि d, x प्लस t और ये d। बोलो क्लियर?
इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या अपनी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट थी और कांस्टेंट थी, कोई बुराई वाली बात। फिर वो घटकर वापस कांस्टेंट ही हो गई, पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये सब ग्राफ आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। फिर क्या वापस उतनी ही हो गई? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ समझ में आया है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऐसे ही एक और ग्राफ तुम्हें नहीं आया है ना, ऐसे ही एक और ग्राफ बनाया जाता है जो V और X के बीच में बनाया जाता है। किसके? V और X। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पोटेंशियल अगर अपन यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे क्या मान लें 0, और यहाँ पे V मान लें तो V का ग्राफ बनाया जाए। सोच यहाँ से लेकर यहाँ तक V घटा बढ़ा घटा। अच्छा याद कर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस dV बाई dx। क्या होती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब V और X का स्लोप कांस्टेंट है। बेकार रेस्पॉन्स। V और X का स्लोप और पोटेंशियल घट रहा है विद कांस्टेंट स्लोप, विद कांस्टेंट स्लोप। अरे ध्यान से सोच के E बराबर माइनस dV बाई dx है। मैं कह रहा हूँ अगर आप V और X का ग्राफ बनाओ सिर्फ X दूरी तक, ऐसा समझो आप, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, आप देखो ध्यान से समझना अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो E बराबर माइनस dV बाई dx, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब V और X का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, जाहिर सी बात है घट रहा है, कोई शक वाली बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो ध्यान देखो तो ग्राफ ऐसा आया, मान लो पोटेंशियल यहाँ V था तो ऐसा है। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया। उसके बाद जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये स्लोप कम हो गया, स्लोप तो अपन ज्यादा स्लांटेड हुए कम स्लांटेड हुए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी दूरी में क्या स्लोप जो बेसिकली अपन ज्यादा स्लांट से गिरेंगे कि कम स्लांट से? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? लॉजिकल है। तो भाई साहब उसके बाद ग्राफ ऐसा आया, देखो ध्यान से खूब अच्छी। इसमें भी सवाल आ चुका है कि बताओ कौन ज्यादा है, θ1 की θ2? कौन ज्यादा है? θ1। क्या उसके बाद वापस वैसे का वैसे बन गया तो क्या फिर स्लोप उतना ही आ गया? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या तुम्हें स्लोप समझ में आया है? एग्जामिनेशन का जेई का एक सवाल एग्जामिनेशन बताता हूँ आपको। उन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, सॉरी एक कैपेसिटर लिया, और उन्होंने बोला ऐसे, उन्होंने बोला सिंपली कि ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है, इधर K1 और इधर K2, बस इतना बोला। और उन्होंने बोला कि इनका जो पोटेंशियल का ग्राफ है, किसका? वो ऐसा है, देखो बताओ कौन ज्यादा, K1 K2? कौन ज्यादा? चार ऑप्शन थे, K2 ग्रेटर देन K1, K1 ग्रेटर देन K2, K1 बराबर K2, नो कमेंट। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? क्या इस वाले लॉजिक से बता सकते हैं? जितना ज्यादा K होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या उतना कम स्लांट होंगे, क्योंकि उतना धीरे धीरे का पोटेंशियल घटेगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या उतना जल्दी पोटेंशियल घटेगा। अरे E into D नहीं आया? आया कि नहीं आया? प्राण प्रकेरु सोच लो, गारंटीड बता लो। अब सुन, वास्तविकता में क्या है कि इस तरह की कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए अपन छोटे सवालों चालू करते हैं। मान लो कि हमने ऐसे कैपेसिटर लिया जिसमें मान लीजिए तीन बिल्कुल इक्वल स्पेस्ड अपन ने डाइलेक्ट्रिक भर लिए, K1 K2 K3 बिल्कुल इक्वल स्पेस्ड। तो आप सोच के देखो तो क्या इनके बीच का अगर एरिया A था, इनके बीच की दूरी D थी, ये D1 प्लस D2 प्लस D3, ध्यान दो तो D/3 क्या है तीनों सीरीज में? तो क्या दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, आप ऐसे लिख सकते हो C1 C2 C3। क्या मैंने अभी समझाया था? ये बेसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए इसे ध्यान से देखो। तो C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन A K1 बाई D/3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? एप्सिलॉन A, एरिया तो उतना ही रहा ना, एरिया तो तीनों सीरीज में दिख गए, कोई दिक्कत वाली बात। एप्सिलॉन A K1 बाई D/3, ऐसे ही C2 C3 लिख सकते हैं। और उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये है, इसमें कोई कष्ट नहीं। मान लो थोड़ा और वैरायटी को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपका सिस्टम ऐसे है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे आपका कैपेसिटर है और आपके डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे हुए K1 K2। अब क्या समझे? ये दोनों सीरीज पैरेलल समझ आ गया? सीरीज पैरेलल सोच लो, कोई बुराई? अरे वाह, ये C1 और ये ऐसा डायग्राम बन गया इसका। छोटी छोटी बातें आती है। अब सोचो C1 के लिए क्या लिखोगे, अगर ये AD है तो C1 के लिए लिखोगे एप्सिलॉन
A/2 K1/D। समझ नहीं आया? यदि याद हुआ डी याद हुआ, पक्की बात। क्या C2 भी लिख सकते हो? C2 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 K2/D। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। चलो भाई एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर अब आपको सवाल दिया जाए ऐसे, खुबाज कुछ नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, ध्यान सुनते चलो। खुबाज ऐसे 3 में तोड़ दो, नीचे वाला पूरा K1, ये वाला पूरा K2 और ये वाला पूरा K3। अब कैसे करेंगे? क्या है C2 C3 सीरीज और C4 मतलब C1, क्या C2 C3 लिख सकते हो? चलो बोलो C2 C3 की। C2 के लिए बोलो एप्सिलॉन नॉट A/2 K2/D/2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? कोई बुराई? क्या C3 भी लिख सकते हो? क्या C1 भी लिख सकते हो? 1% कोई कास्ट? अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे तो क्या सवाल कर लोगे? पक्की बात? उतार, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया कहाँ गलती है? अब A/2 है, ध्यान दे। सही लिखा है एरिया। A/4 कहाँ से हो गया? ऐसे तो एरिया तो A/2 ही रहेगा ना। 3D में इमेजिन करना सीखो। ये कैपेसिटर है, इसके 4 हिस्से कर दिए। ये K1, ये K2, ये K3 और ये K4। क्या C1 C2 C3 C4 बना सकते हैं? चलो मिलके बनाते हैं। सुन एकदम ये सुन। कहाँ K2? हाँ ये देख, ये क्या है? C1 C2 C3 C4। बोलो क्लियर है? ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? C1 C3 C2 C4। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा? नहीं आएगा। दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा। पहली बात, दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा। दोनों से सेम आंसर, ये बात फिक्स्ड है। अलग अलग आंसर है इनके। इसका मतलब एक सही है और एक लगते दोनों सही हैं। लगते दोनों सही हैं, जबकि एक सही है और एक गलत है। और जो सही लगता है साला वो होता है। ठीक, हाँ बोलो। आधा को तो दूसरा समझ ही नहीं आया, दूसरा कैसे बनाया। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल और आपस में, और पहले में ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में। बोलो क्लियर? कौन सा सही?
सही है। ये सही है, तुक्का तुम्हारा कुछ का सही गया। अब सुन लो चुपचाप। पहली बात, दूसरा गलत है, दूसरा सही। आपने दूसरे में माना कि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब आपने इस वाले को इक्विपोटेंशियल मान लिया, जबकि ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं है। कंडक्टिंग प्लेट ये है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल। सोच के देख, अगर तूने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल मान लिया तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी, जबकि तो अलग अलग है। अरे भाई साहब, अगर आपने इन दोनों को पैरेलल माना, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान ली क्योंकि दूरी सेम है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। असलियत में जो इंटरफेस आपने पूरी लाइन डाली है, दो डायइलेक्ट्रिक के बीच का इंटरफेस है। ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं है भाई साहब। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल हो, ये कोई जरूरी, इसलिए पहला वाला सही है कि दूसरा वाला? दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला। इस सवाल को ऐसे ही करा जा सकता है, इस सवाल में इतना कंफ्यूजन नहीं आता। कंफ्यूजन कब आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई है ना, ऐसे सवाल दे, समझना, हाँ ऐसे ऐसे बना दे, ठीक, बोले ये K1, ये K2 और ये पूरा। अब हर बच्चा पता है क्या करेगा, इन दोनों को पैरेलल लेगा और इसको, वो गलत है। ये सवाल पता है कैसे होगा, आप इस C3 K3 वाले को भी दो हिस्से में तोड़ो। अरे भाई साहब, इन दोनों को क्या लो, सीरीज, इन दोनों को क्या लो, फिर आपस में क्या लो। तुझे मेरी बात समझ, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, या प्राण पखेरु उड़ गए, बोलो चमका। इसलिए ये इन वाले सवाल में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अरे जुमा बोले मैं बहुत हो जाए, उतार ले। खैर, हम एक और बात करते हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन था डिफरेंट, सीरीज पैरेलल कैसे लगाएं, और इस पॉइंट का हमें ध्यान होना। एक दो अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और कर लेते हैं जिसमें बेसिकली ये करते हैं कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो लिखो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे इसको? वे दो फॉर्मेट इसमें कराता हूं, वो दोनों टिपिकल होती हैं, दोनों समझ लो अच्छे से। बाकी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कैसे समझे अच्छे से। तो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब बेसिकली वेरी कर रहा है। कौन? के। कौन? के वेरी कर रहा है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते? लेट मी टेल यू। सपोज ऐसे आपकी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये आपकी क्या है? कैपेसिटर प्लेट्स। इनके डायमेंशन अपन ले लेते हैं, स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं अपन। तो स्क्वायर प्लेट साइड एल, साइड एल। मान लो कि इनके बीच की दूरी d है। कितनी है? मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी d है। मैं इनका ऐसे टॉप मतलब थोड़ा 3D में व्यू बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि यहाँ पे जो आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, ऐसे ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बोलो क्लियर? अब दो तरह के सवाल आ सकते कि मतलब डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल विद x और डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल विद y। मतलब k एज अ फंक्शन ऑफ x हो और k एज अ फंक्शन ऑफ, पहले कौन सा करोगे? x। मान लो कि k एज अ फंक्शन ऑफ x है। अब अगर k एज अ फंक्शन ऑफ x है तो हमें समझ में आता है कुछ भी फंक्शन हो सकता है, 2x + 1 और k नॉट प्लस x प्लस कुछ भी, वॉट एवर इट इज, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जनरलाइज कर देता हूँ उसको, समझ अच्छे से।
तो अगर x पे जाके अगर अपन ध्यान देखें तो अब अगर अपने को ये करना है तो अपन x पे जाके क्या करें, dx का एक एलिमेंट लें। ऐसे पतले पतले सभी कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, प्लेट्स ऊपर नीचे है बेटा। अभी तक प्लेट ऐसे ले रहा था, अब प्लेट, तो ये सारे सीरीज की पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, पक्की बात। तो x पे जाके dx का अगर मैंने एलिमेंट लिया तो देखो इस कैपेसिटेंस का ये dc, क्या चीज, ये जो dc है, ये जो dc है, dc की वैल्यू कितनी है? पहली बात तो आधों को समझ नहीं आया, हो क्या रहा है। dc की वैल्यू क्या है? x पे जाके dx का कैपेसिटर बन गया। ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लेट्स हैं, ये दूरी d है, बोल एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना? एरिया डी डी एक्स की एल डी एक्स, प्लेट पे होगा ना एरिया, तो नहीं आया, तो एरिया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एल डी एक्स इंटू के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अरे भाई हाँ ना बोल, एप्सिलॉन के ए बाई डी, डी कितना, 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 डी, डी कितना, डी। अरे यही तो मोटाई हुई, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा ऐसे सब डीसी डीसी सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो क्या सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी? सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, यानी कि एप्सिलॉन एल बाई डी के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने गड़बड़ तो नहीं करी, सब सही। और इसकी नहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं करी। एप्सिलॉन ए एरिया से लिखा मैंने, एल डी एक्स बिल्कुल परफेक्ट। और ये और लिमिट कहाँ से कहाँ था? जीरो से अरे हाँ ना तो बोलो, कोई कष्ट वाली बात, सोच लो थोड़ा अच्छा वर्जन कि अगर हम इसी सवाल को दोबारा वापस करें, पर अब किसके साथ वेरिएबल, देखना तो गड़बड़ नहीं करूं, कोई रटनी नहीं है, पर फिर मतलब कोई भी फंक्शन आप दे दिया तो अपने को इसको बनाना आना चाहिए। देखिए वही स्क्वायर प्लेट और वही 7, वही n 1 ये y, ये x, बोलो क्लियर है ना। और अब k एज अ फंक्शन ऑफ y, अब एलिमेंट कैसे लूं? सब लोग बोलेंगे y पे जाके dy का एलिमेंट ले लो। तो y पे जाके dy का अगर एलिमेंट लोगे y पे जाके अगर dy का, अरे कभी तो हाँ ना बोल, अगर y पे जाके dy का एलिमेंट लोगे तो कैपेसिटर कैसे बनेगा? ऐसी एक स्ट्रिप बनेगी। चलो बोलो इसकी जब डीसी ली, अच्छा ऐसी स्ट्रिप सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो पहले डीसी तो लिखो, डीसी कितना? एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। सोच अब, अरे पतली पतली स्ट्रिप लो, पर एरिया तो पूरा ही आएगा, एरिया तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, एप्सिलॉन के वाई, एप्सिलॉन एल स्क्वायर के वाई बाई क्या मोटाई dy हो गई? अब मोटाई मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मोटाई dy हो गई। अच्छा ये सब सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, अगर ये सब सीरीज है तो 1/dc इज इक्वल टू क्या, सॉरी 1/c इक्विवेलेंट इज बेसिकली क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर 1/dc करोगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर dy बाई k एज अ फंक्शन ऑफ y, y की लिमिट, y की लिमिट। अब सवाल में जैसा भी फंक्शन y का और x का दिया हो, सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर वेरिएबल डायरेक्टरी कांस्टेंट भी दे दे तो भी मुझे 1% कोई कष्ट नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि
जैसे ये फॉर्मेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक और चीज़ इसे बोलते हैं, याद कर मैं चीज़ बताई थी जब हम डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे, जब हम डायलेक्ट्रिक, तो मैंने बोला था एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? तो लिखो फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ध्यान सुन, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। वही अपन ने कैपेसिटर लिया जैसा अपन ने अभी बनाया था, स्क्वायर प्लेट ले लो, साइड एल ले लो, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक भाई, V वोल्ट की बैटरी, अगर हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट रखेंगे इसका मतलब इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये स्क्वायर प्लेट, कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट। ठीक भाई, समझ आ गया। साइड L, साइड L। ठीक भाई, ये बात भी समझ आ गई। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी D है। कितनी है? D। जिस साइज की कैपेसिटर प्लेट्स हैं बिल्कुल उसी एग्जैक्टली साइज का हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक है। क्या है? हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं इसमें। ये इसका थोड़ा 3D व्यू है। अगर आप इसका 2D व्यू देखो तो वो ऐसा है, ये छोटा और 2D व्यू। अरे भाई हाँ ना बोल, छोटा और 2D व्यू। तो यहाँ पे जो अपना डायलेक्ट्रिक है वो ऐसे है, ये रहा, मान लो। समझ में आ रहा है कैसे? इसको लॉक कर दो। समझने के लिए ऐसे है 2D में। बोलो क्लियर है क्या? 2D वर्जन और छोटा पर रियलिटी ये है। बोलो जो मैं बोला चमका। इस तरह की सिचुएशन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है, जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो हमें समझ में आता है। इसकी डायमेंशन बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी है। जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है, मान लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या इंड्यूस होता है? माइनस। यहाँ क्या उसकी वजह से एक फोर्स आता है अंदर। हम इस फोर्स की बात करना चाहते हैं, हम इस फोर्स की, हमें बात बहुत अच्छे समझ में आती है कि जब डायलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है, जब डायलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम की कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। याद करके हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बढ़ रही है। सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ रही है, और सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो क्या टोटल कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? मतलब क्या चेंज हो रही है? क्या हो रही है? चेंज। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो कैपेसिटर प्लेट पर फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा? माइनस du/dx, माइनस du/x इज व्हाट? x मान लो अपन इतना इंसर्ट कर चुके हैं, किसको? डायलेक्ट्रिक को मान लो हम इतना इंसर्ट, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद x, क्या वही फोर्स अप्लाइड होगा? क्योंकि उतने ही फोर्स से अपन अंदर की तरफ धकेले अट्रैक्ट करे जा रहे हैं, और उतने ही फोर्स से अपन बाहर की तरफ भी फोर्स लगाएंगे, तभी अपन बाहर आ पाएंगे, वरना बाहर आना पॉसिबल। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो जो बोला चमका, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पर समझना है अपने को। तो यहाँ तक की बात अपन ने कर ली। अगर अपना ये x अंदर आ चुका है तो सोचते हैं कि इस समय अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो u है क्या? u बेसिकली है हाफ ऑफ cv²। क्या है? जैसे से अंदर आ रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है? c। क्या चेंज हो रहा है? मैं से c इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। c चेंज हो रहा है, v में कोई चेंज। तो अगर आप du/dx निकालना चाहते हो, जिसे आप फोर्स कहते हो, तो du/dx क्या है? बेसिकली है v²/2 dc=dx। बोल यस और नो। अगर मैं निकालना चाहता हूँ du/dx तो मुझे लिखना चाहिए v²/2 dc=dx। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया? सोच लो।
बहुत बढ़िया साहब। तो ये हमने ऐसे लिख लिया डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स वी स्क्वायर बाई 2। इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं। अगर अपन बहुत ध्यान से देंगे तो ऐसे खुपच खुपच खुपच, मान लीजिए कि अपना ये एक्स अंदर आ गया। कितना अंदर आ गया? एक्स। अगर ये एक्स अंदर आ गया तो ध्यान से देखो तो ये दो डायलेक्ट्रिक दो कैपेसिटर बन गए, ये एक एक्स वाला और एक एल माइनस एक्स वाला। अरे हाँ ना बोल। और ये दोनों कैपेसिटर, इसे मान लो C1 और इसे मान लो C2, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। तो अगर पैरेलल हुए तो क्या C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2? C इक्विवेलेंट इज, अच्छा C1 के लिए बोलो सब लोग, ध्यान से देखो। तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के, एरिया बोल XL, XL, शाबाश। एप्सिलॉन के XL भाई, हाँ ना बोल यार, क्या सही बोल रहा हूँ? बाई C2 बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन L X। नहीं आया ये, तुम्हें समझ आया नहीं आया? क्या ये दूरी L माइनस एक्स है? क्या ये दूरी L ही है? तो क्या एरिया हुआ L इंटू L माइनस एक्स, L इंटू बाई क्या, कहाँ क्या आएगा? ये तो एयर वाला है, ये कौन सा है? तुम्हें मेरी बात समझ? तो वैसे भी एयर वाला, तो एप्सिलॉन के XL बाई डी प्लस एप्सिलॉन L माइनस एक्स बाई डी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब देख ध्यान से, इसको देखो तो क्या लिखा, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो एप्सिलॉन L बाई डी कॉमन ले लो, और इधर क्या बचा, KX प्लस L माइनस एक्स। तो क्या हुआ, L प्लस एक्स K माइनस 1। तुम्हें मेरी बात समझ? अच्छा, मैं इक्विवेलेंट चाहिए DC इक्विवेलेंट बाई DX। अगर इसको DC इक्विवेलेंट बाई DX को डिफरेंशिएट करोगे तो सोच के देखो, पहली टर्म तो 0 हो जाएगी और दूसरी टर्म में x का x1 बच जाएगा और क्या K माइनस 1 आ जाएगा। तो DC इक्विवेलेंट के लिए आएगी एप्सिलॉन नॉट L K माइनस 1 बाई, मैं गलत तो नहीं बोला यार? इसको उठा के यहाँ रख दो। तो du बाई डी एक्स यानी कि फोर्स की जो वैल्यू अंदर की तरफ आई मैग्नीट्यूड वाइज वो निकल के आई। ध्यान से देखो, DC इक्विवेलेंट की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट L K माइनस 1 V स्क्वायर बाई 2D। आप बहुत ध्यान से देखो तो कांस्टेंट वोल्टेज के केस में ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वोल्टेज के केस में ये मतलब क्या, अगर कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्शन होगा तो क्या फोर्स विल बिकम कांस्टेंट? इसलिए आपके लिए मैक्सिमम टाइम यही आता है और यही स्टैंडर्ड है आपके लिए। क्या कांस्टेंट वोल्टेज पर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बेकार रेस्पॉन्स। कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। कोई कष्ट वाली बात? सोच लो, हाँ ना बोल। उतार, फिर और दो चार बातें बताता हूँ, पहले समझ के उतार इसको। आ जाओ, एप्सिलॉन L K माइनस 1 V स्क्वायर बाई 2D। एप्सिलॉन L K माइनस 1 V स्क्वायर बाई 2D। अभी कांस्टेंट फोर्स आ गया। इसमें पता है छोटे छोटे सवाल कैसे आते हैं, पहले समझो। जैसे मान लो आप इसे डायलेक्ट्रिक ले लो और डायलेक्ट्रिक को ऐसे स्प्रिंग से जोड़ दो, बताओ कितना स्प्रिंग कांस्टेंट हो कि ये बैलेंसिंग हो जाएगा। KX बराबर फोर्स, कभी ऐसे पुली उली लगा देते हैं, पुली लगा के मास लटका देते हैं, बताओ mg कितना होगी, बैलेंस रहेगा। क्या पिक्चर क्लियर है? अरे भाई हाँ ना बोले यार, है ना? एक आध सवाल और ठीक है, और सवाल ऐसे मतलब ऑसिलेशन से जोड़ लेते हैं, कैसे समझना अच्छे से। मान लो दूरी L है, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी, जब ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा तब तक तो ये फोर्स लगता रहेगा, पर जैसे ये पूरा अंदर आ जाएगा फोर्स क्या होगा? 0। डल रिस्पॉन्स। जब तक ये पूरा अंदर नहीं आया तब तक ये फोर्स लग रहा है, पर जैसे ही पूरा अंदर आ गया फोर्स। पर सोच, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो जब तक ये अंदर आएगा इसमें रफ्तार आएगी कि नहीं आएगी? क्या फिर भले फोर्स 0 हो गया मिडिल में आते ही, पर क्या रफ्तार की वजह से वो आगे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। मुझे लगा तुम्हें आया। तो क्या करेगा देख, SHM नहीं, ऑसिलेशन। SHM करता तो फोर्स बराबर माइनस KX आता। अरे भाई साहब, SHM है कि ऑसिलेशन है? SHM की ऑसिलेशन। SHM सवाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि शीट में HCR में है, आप खुद करना, अब कर लेना। ध्यान समझ। तो ये ऑसिलेशन कर रहा है कि SHM कर रहा है? ऑसिलेशन।
अच्छा पूछा जाए बता उसका क्या टाइम पीरियड है, सोच के ये L दूरी इस फोर्स से चला है तो कैसे एक्सेलरेशन निकल आया, तो L दूरी कितने से रहा, L बराबर हाफ ऑफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, तो जितना समय इसको यहां से बीच में आने में लगेगा क्या उतना बीच से बाहर, फिर बाहर से बीच, फिर बीच से, क्या जो भी टाइम पीरियड इससे L से आएगा क्या उसका 4 गुना, उसका कितना, मैं अपनी बात नहीं समझा पाया, अरे आई कि नहीं आई। तो फोर्सेस के कई वेरिएबल, कई चीजों में उसको आपको इन्वॉल्व करा जा सकता है, प्योर सिंपल मैकेनिक्स होगी, समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, तुम्हारे प्राण पखेरु। हालांकि एक और ऊपर की बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, जनरली अपने लिए कांस्टेंट वोल्टेज ही है। मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे कांस्टेंट चार्ज पे पूछ ले, किस पे पूछ ले, तो समझना पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, कांस्टेंट चार्ज पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। देख यहां तक सब कुछ सही है, पर सी ग्रेड तक भी सब कुछ सही है, पर बात ये कि अब अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें कांस्टेंट चार्ज में तो क्या लिखें, हाफ CV स्क्वायर की Q स्क्वायर बाई 2C। हाँ तो लिखोगे Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। अब जब इसे डिफरेंशिएट करोगे ना तो du बाई dx जो आएगा वो देख क्या आएगा, वो आएगा Q नॉट स्क्वायर बाई 1/c का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/, तो 2/c स्क्वायर DC इक्विवेलेंट बाई dx। हाँ माइनस माइनस तो साइन और ठीक हो छोड़ दो। पहले तो क्या है, DC इक्विवेलेंट बाई dx की वैल्यू पता है, क्या C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी पता है। तो देखिए फंक्शन गंदा सा आएगा x के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, क्योंकि ये भले कांस्टेंट है पर ये कांस्टेंट, तो जो फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक आता है कांस्टेंट चार्ज, वो कांस्टेंट आता है कि वेरिएबल, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना रटाया जाता है ना कुछ करा जाता है। पर अगर कभी कोई पूछ ले पागल हो जाए तो मैं निकालना आना, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, उधर जलीदार। दो चीज और पढ़ानी है, वैसे वो आपके कोर्स में नहीं है पर इनके फॉर्मूले याद रह जाएं, कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड में भी है इसलिए, पर ये आपके जे एडवांस के कोर्सेज में मेंशन्ड, मैंने आपको बोला था स्टेज में 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, पर आपके कोर्स में कौन सा मेंशन्ड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 टाइप के और होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैं आपको दोनों को उनको समझाता हूँ, आपको तो फॉर्मूला रट लो बहुत है, बस ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर जाहिर सी बात है हमें ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, वैसे खत्म हो गया है सब कुछ, ये 2 चीजें बता रहा हूँ, इनके फॉर्मूले रट लेना, प्रूफ भी बता रहा हूँ। हालांकि मैं स्फेरिकल कैपेसिटर याद कर, हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक एनर्जी स्टोर्ड होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो कन्फाइंड होनी चाहिए कि बिखरी हुई, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया था। याद कर, शुरुआती कहानी वहीं से जोड़ सकते हैं उसको। शुरुआत में मैं नहीं कराना चाहता था इसको क्योंकि कोर्स के अंदर का बहुत नहीं है, तो इसमें बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसको बिल्कुल आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन। तो कैसे कैपेसिटर वो बनाया गया मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। मान लो एक स्फीयर लो, अंदर हॉलो या सॉलिड जो भी लेना हो, और उसके बाहर एक और हॉलो ले लो, ये रेडियस ले लो A और ये रेडियस ले लो B। पहले तो जो मैं बोला चमका, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच के देखो कि अगर मैं इस वाले को अर्थ कर दूं, इस वाले को, और इसको चार्ज Q दूं, तो यहाँ पे आएगा -Q और बाहर आएगा 0। अरे तुझे अर्थिंग वर्थिंग सब भूल गया तू। मैं 2 हॉलो कंडक्टर लूं, मैं 2 इस पे चार्ज दूं Q, तो यहाँ कितना आएगा, और Q की अर्थ है तो बाहर क्या आएगा 0, क्योंकि इसका टोटल पोटेंशियल 0 होना, तो तभी होगा जब Q की वजह से और -Q की वजह से तो 0 हो गया, बाहर सिर्फ क्या होना चाहिए 0, तभी ऐसा हो सकता है, वरना होना पॉसिबल। पता जो मैं बोला चमका, अगर तू सिस्टम को बहुत ध्यान से देखे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने कंडक्टर पढ़े होंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। कुछ याद है कि भूल गए हो, याद है भूल गए हो। बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि Q और -Q की वजह से 0, अंदर भी कुछ भी नहीं है, क्या हॉलो के अंदर 0 होता है, नहीं आया, तो जाहिर सी देख के इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में मिली तो क्या शानदार कैपेसिटर बन गया, जिसके अंदर बेसिकली अगर अपन बात करें तो जिसके अंदर बेसिकली क्या अपन एनर्जी एक कन्फाइंड रीजन में है। अब फिर से बात करें तो सिस्टम का जो C होगा क्या वो लिखा जाएगा Q/V। अरे क्या लिखा जाएगा, क्या V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। यार हाँ ना बोल,
बाहर वाले को तो हमने अर्थ ही कर दिया था, उसका पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो क्या अंदर वाले के पोटेंशियल को मान लें VA, क्या मान लें? और इसे क्या मान लें? तो क्या पोटेंशियल इज बेसिकली VA माइनस VB, और क्या VB जीरो है? अब बोल VA क्या पोटेंशियल? VA क्या पोटेंशियल देख, खुद की वजह से है KQ/A, बाहर वाले की वजह से KQ/B। नहीं याद है? याद है? भूल गया? याद है? भूल गया? बस उठा के वहां पे रख दे तो कैपेसिटेंस निकल आई। देख क्या लिखा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकल गई देख, C इक्वल्स टू Q/KQ/A माइनस KQ/B। Q ने Q को नहीं आया, 1/K is 4πε0। तो देख क्या आया, 4πε0 AB/B माइनस A। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, 4πε0 AB/। ये फॉर्मूला अपने को याद होना। सोच अगर इसके बीच में डायलेक्ट्रिक भर देते तो क्या एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन के आ जाता। बाकी कोई खास बात, बहुत ज्यादा इस पे पैपे करने की आवश्यकता, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ मेंशन है पैरेलल प्लेट के। रुक जाए, उतार लेना। हालांकि इसमें छोटे छोटे सवाल घुस जाते कहीं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा सा दिमाग में रखो, थोड़ा सा प्रूफ के साथ भी, कोई खास बात। हालांकि वो सवाल होते उधर से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से। कहां से होते इलेक्ट्रोस्टैटिक? ऐसे ही अपना एक और कैपेसिटर होता है जिसे अपन कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में ध्यान याद करो कि अपन सिलिंड्रिकल, अपन जो भी अपन सिलिंड्रिकल वायर वगैरह पढ़ते थे, क्या उन्हें इनफाइनाइट माना करते थे? इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है कि रियल टर्म है? रिलेटिव। वो अपन सब लोग जानते हैं। मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर ऐसा है, खुबा जी, एक और उसके पीछे छोटा डिफाइन कर दिया गया, खुबा जी इसका लगा और इसमें आ। ये मान लो ये दूरी है A और ये दूरी है B। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर सिलेंडर इनफाइनाइट, अपन इनफाइनाइट दोनों तरफ मान लेते हैं, इनफाइनाइट इज रिलेटिव टर्म, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो इनफाइनाइट इज रिलेटिव टर्म तो मान लेते हैं कि अंदर वाले पे चार्ज है लैम्डा और बाहर वाले को अर्थ कर देते हैं। अगर बाहर वाले को अर्थ कर देते तो यहाँ कितना आता है? माइनस लैम्डा। कितना आता है? याद कर, हॉलो इनफाइनाइट वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ करती थी और बाहर क्या 2K λ/r हुआ करती थी। कुछ नहीं याद है? याद कर। तो देख, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल, दोनों की वजह से 0 हो जाएगी। तो क्या फिर से कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिली? क्या फिर से वैसा वाला सेटअप ही बन रहा है? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। तो अपन ध्यान से देखो, तो यहाँ से तक की बात करें। अब इसमें कैपेसिटेंस असलियत में होती है Q/V। क्या होती है? अगर तू ध्यान से देख तो इसमें Q लिखा जाएगा λL, पर L तो हमने अनंत माना है। L तो हमने, पर वास्तविकता में वो अनंत होता, इसलिए इसमें ऐसे लिखते हैं C इक्वल्स टू λ इंटू L/V, पर L वास्तविकता में अनंत माना जाता है पर होता, इसलिए इसमें कैपेसिटेंस डिफाइन करके इसमें डिफाइन करते हैं C/L, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज। इसका स्टैंडर्ड तरीका यही है। इसमें डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो उसमें लिख दिया जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट λ/V। व्हाट? λ/V। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। λ/V। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट व्हाट? V। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट व्हाट? V। अगर अपन ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी भी r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्या वो 2K λ/r है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 2K λ/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन था, तो अपन लिख सकते हैं V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू इंटीग्रल E.dr। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद? V इनिशियल माइनस V फाइनल। क्या अपन इनिशियल वाले बेसिकली क्या V इनिशियल माइनस V फाइनल ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है? V अपन ने E की वैल्यू रख दी 2K λ/r dr। 2K λ/r dr। लिमिट कहां से कहां तक? A से लेकर B तक। तो V की वैल्यू निकल के आई 2K ln of B/A। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। 2K ln B/A। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। जब आप इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जिसे आप कहते हैं वो क्या निकल के आएगा? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकल के आएगा 2K λ/r। उधर देख, ऊपर बचा 2πε0, 2π अपॉन ln B/A। अरे लैम्डा ने लैम्डा को K की क्या वैल्यू होती है? तो ऊपर ले गए 2 ने 2 को। ये दोनों फॉर्मूले याद रह जाएं तो कोई बुराई। तुम्हारे प्राण प्रखेरु उतार।